हमने दिलाया। उसके पेरेंट्स को 20 लाख रुपए करीब महीने भर में मिल गए। जब वो कोर्ट से जा रहे थे उनकी आंखों में आंसू थे। तो ये कौन सी मनी कंपनसेट कर सकते बताइए। आपको बात बता देता हूँ कि आपने अगर इस केस का जिक्र किया और मैंने 10:30 बजे जाकर कोर्ट में अगर आपका इस फ़ोन का जिक्र करके लिख दिया और आपको कंटेम्प्ट का नोटिस दे दिया, तो मेरी नौकरी नहीं जाएगी, शाम को आपकी मिनिस्ट्री चली जाएगी। जितना डिस्ट्रैक्शंस है सोशल मीडिया का, बाकी चीज़ों का, कोई भी लॉयर अपने आप को फोकस्ड कैसे रखता है या रखे? इट इज़ ए डबल एजेड स्वॉर्ड अभिषेक जी। सोशल मीडिया पे आपको जानकारी भी बहुत मिलती है और उल्टी सीधी बातें भी बहुत सारी होती है। तो जब आप जज हैं, तो मैंने एक इसमें पेपर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में मैं बाहर गया था, हेलसिंकी मेरे ख्याल से, वहाँ टॉपिक भी यही था, सोशल मीडिया एंड जजेस, हाउ शुड दे बिहेव। तो हमारे कोड ऑफ कंडक्ट में भी सुप्रीम कोर्ट ने बनाया हुआ है कि ये जज को एक तरह की टिपिकल एलूफनेस जिसको कहते हैं, सोसाइटी में बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं होना चाहिए। इवनिंग पार्टीज़ में जाना, बहुत ज़्यादा इधर उधर जाना, क्लब्स में जाना, दिस इज नॉट अलाउड टू जजेस। यस, इट्स नॉट अलाउड। सो व्हेन यू आर ए जज, मुझे अच्छे से याद है, हम जब जज बने और हमारे साथी जो जज बने, तो हम वकीलों के सर्कल से आते, तो बहुत सारा फ्रेंड सर्कल होता है, बहुत क्लोज फ्रेंड्स भी होते हैं। बट द डे वी टेक ओथ, वी टेल आवर फ्रेंड्स दैट प्लीज़ डू नॉट विजिट आवर होम नाउ ऑनवर्ड्स। जब तक हम जज हैं तक आप हमारे घर नहीं आए, हम आपके घर में नहीं। किसी का शादी ब्याह मौत मरकत एक अलग चीज़ है, वो पब्लिक का अफेयर होता है, आप जा भी सकते हैं, आ भी सकते हैं। नॉर वी कैन एक्सेप्ट गिफ्ट्स फ्रॉम दी लॉयर फ्रेंड्स, एक्सेप्ट क्लोज फैमिली मेम्बर्स, यू कांट एक्सेप्ट गिफ्ट्स। You have to maintain very high integrity. Very high integrity. And it should be seen in public. पब्लिक में इमेज ये जानी चाहिए कि आप एक्सेसिबल नहीं हैं। आप फाइल पढ़ के मुकदमे को मेरिट पे कानून के हिसाब से तय करने का अधिकार आपको है, वही करिए आप। तो ये एक्सेस नहीं देना, फ्री नहीं रहना। सोशल मीडिया का व्हाट्सएप ग्रुप पे तो हम जज थे तब भी जुड़ गए थे, पर हैप्पी बर्थडे और ग्रीटिंग्स के अलावा कभी कुछ लिखा नहीं, कभी कुछ आया नहीं। तो टू दैट एक्सटेंट इन दैट पेपर ऑल्सो वी डिस्कस्ड एंड सेड दैट टू मेंटेन योर फ्रेंडशिप टू ए पर्टिकुलर लेवल और सोशल रिलेशन टू ए पर्टिकुलर लेवल, यू कैन बी ए पार्ट ऑफ सोशल मीडिया, पर बहुत ज़्यादा आप फेसबुक, इंस्टाग्राम और सब जगह जुड़ जाओ और रोज़ अपने क्या फैसलों के बारे में बात करेंगे उससे। जब आपकी लाइफ ही दिन भर यही है, फैसले केस सुनना और फैसले देना है, तो आपको सोशल मीडिया की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। करेक्ट। तो वो एक रेस्ट्रेंट के साथ सोशल मीडिया का आप अगर उपयोग करते हैं तो, और वो रेस्ट्रेंट बहुत ज़रूरी है, एक स्पेशली जज के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हम देखते हैं कि जुडिशरी, स्टेट, एग्जीक्यूटिव, ये सब 3-4 इम्पोर्टेंट जो ऑर्गन्स हैं, उसमें जुडिशरी का रोल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि वो सारे एक्शंस का जुडिशियल रिव्यू कर सकती है। करेक्ट। उसको क्वेश कर सकती है, उसको सेटिस्फाइड कर सकती है, उसको अपहोल्ड कर सकती है। राइट। तो आपकी एलूफनेस आपको एक एज देता है, आपको एक स्टेज देता है अबव द अदर्स। वो करने के लिए आप यू हैव टू मेंटेन दैट। सर, मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर हम ग्रोथ को डिफाइन करते हैं, ग्रोथ का मतलब होता है मनी, रेस्पेक्ट एंड पीस ऑफ माइंड। मनी, रेस्पेक्ट, पीस ऑफ माइंड, यस, MRP जी। तो ये MRP ऑफ लाइफ। ओके। क्योंकि अगर हम खाली पैसे के पीछे भागें, रेस्पेक्ट नहीं है या पीस ऑफ माइंड नहीं है, तो वो ग्रोथ नहीं हुई जी। सो बीइंग अ जज, हाउ डू यू व्यू दिस सर, या बीइंग इवन अ लॉयर? जज या लॉयर की MRP कह दीजिए, चाहे USP कह दीजिए जी, मनी, रेस्पेक्ट एंड पीस ऑफ माइंड। मनी, रेस्पेक्ट एंड पीस, इसको रिवर्स ऑर्डर में पढ़िए, PRM। अच्छा, वो भी चलेगा। सबसे पहले तो आप पीसफुल रहिए, ठीक है। ग्रोथ आपकी लर्निंग से होनी चाहिए। राइट। मैंने जिक्र किया कि एक लॉयर और जज हमेशा एक स्टूडेंट रहना चाहिए। मैं कहता भी था कॉन्फ्रेंसेस में भी और अब भी कहता हूँ कि ए लॉयर इज़ ऑलवेज ए स्टूडेंट लॉ। मेरा परिचय आप ये मत दीजिए कि CA, CS या PhD है। स्टूडेंट ऑफ लॉ कहिए, बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि आप पढ़ने से जो आदमी इवॉल्व होता है, जो समझता है, बुक्स आर योर बेस्ट फ्रेंड्स, दैट्स व्हाई इट इज सेड। यस। तो आप बुक्स अगर अच्छी पढ़ते हैं और
खूब पढ़ते हैं तो आपकी जो पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट होगा वो रियल ग्रोथ है। आजकल Correct. लोग मनी को ग्रोथ से जोड़ते हैं, बस गाड़ी कितनी है, बंगले कितने हैं, वो ग्रोथ नहीं है। वो ग्रोथ नहीं है। वो मनी ठीक है, वो तो आपको भाग्य और मेहनत के साथ जितनी मिलनी मिल भी जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट वो ग्रोथ नहीं है। ग्रोथ मीन्स एक्सेलेंस, ग्रोथ मीन्स योर कॉन्ट्रीब्यूशन टू दिस सोसाइटी, व्हाट हैव यू गिवन बैक टू दिस सोसाइटी इज द ग्रोथ। आपके पास 100 करोड़ है, 500 करोड़ से क्या मतलब है? आपने कोई स्कूल में डोनेशन किया है, आपने कोई अच्छी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाई है, आपने कोई 10-15 स्कॉलरशिप देकर के किसी स्टूडेंट को खड़ा किया है, वैसा कुछ किया है तो आपके 100 करोड़ 500 करोड़ काम के हैं, नहीं तो नहीं। तो हाउ डू यू परसीव, एंड दैट गोज इन द सोसाइटी विद द राइट काइंड ऑफ एजुकेशन टू ऑल। जैसा मैंने कहा कि अच्छे सिटीजन्स अगर आप बनाते हैं तो अच्छा नेशन अपने आप बन जाएगा। आज हमारी इंडियन एजुकेशन सिस्टम में मैं समझता हूँ बहुत बड़ी लैकिंग ये है दैट वी आर क्रिएटिंग एम्प्लॉयबल अनएम्प्लॉयड यूथ इन दिस सोसाइटी। हमारे यहाँ कोर्स में वैकेंसी पियोन की निकलती है तो उसमें लॉ ग्रेजुएट्स अप्लाई कर रहे हैं, इंजीनियर्स अप्लाई कर रहे हैं पियोन की जॉब के लिए। ये कितने चिंता की बात है बताइए, बिकॉज आपने उनको इंजीनियर तो बना दिया, इंजीनियरिंग का काम ही नहीं है, अनएम्प्लॉयड घूम रहे हो, इसलिए एजिटेशन कर रहे हैं। Somebody has to think out of box and do the real thing for them. Education system in my country, in our country, Bharat, needs to be revamped, in my opinion. तो जब आप सर कोई डिसीजन लेते हैं एज अ जज, आपको पता होता है कि ये एक प्रेसिडेंस बन जाएगा और ये पूरे राज्य में और हो सकता है दूसरे राज्यों में भी एक मिसाल बनेगी, एक प्रेसिडेंस बनेगा और आगे भी फॉलो होगा जी। तो इतना जब आपको प्रेशर होता है कि इतना ज़्यादा हमको वो लेना है, करेक्ट डिसीजन लेना है, शांति कैसे मिलती है? तो प्रेशर है ही नहीं। अच्छा, वंस यू नो दैट यू आर डूइंग द राइट थिंग, प्रेशर किस बात का? आपने केस के फैक्ट्स पढ़े हैं, आपने कानून पढ़ा है, आपके सामने जो प्रेसिडेंट्स आए हैं, जजमेंट्स आए हैं, सर कभी ऐसा पढ़ा लगता है, एनालाइज किया है। कभी ऐसा लगता है कि दोनों ही ठीक हो सकते हैं? हाँ, हो सकता है, ऐसा लगा भी है कुछ बार। अच्छा, बट देन आपको ज़्यादा रीजनेबल क्या है, वो आपका जुडिशियली ट्रेन्ड माइंड आपको कहता है। अच्छा। अंदर से आत्मा कहती है, दिमाग कहता है कि ये ज़्यादा सही है, तो अपने रीजंस लिखिए। जुडिशियल वर्क हमेशा रीजनिंग पे सर्वाइव करता है, ये मैं कहना चाहता हूँ। लॉजिकल रीजन, लॉजिकल है। आप अगर अच्छे रीजंस देख के अपना फैसला लिख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और आजकल जैसे हमारा यूथ, आपने देखा ही होगा कि हमें आज ही चाहिए सब कुछ, इम्पेशेंस है बहुत है। इसके आपको कुछ कभी मिला या आपने कभी लॉयर्स को गाइड किया हो कि इतना इम्पेशेंट नहीं होना? हमारे प्रोफेशन में आप भी थोड़ा जानते होंगे, एक बहुत लंबा जेस्टेशन पीरियड कहलाता है, जिसको स्ट्रगल पीरियड भी कहते हैं लीगल प्रोफेशन में। और पहले 4-5 साल वकील को कोई अच्छा पैसा वैसा कहीं से मिलता नहीं है, क्योंकि तो स्टाइपेंड और सैलरी का भी कोई सिस्टम नहीं है। बातचीत होने लगी है बार काउंसिल लेवल पे भी, कोई मिनिमम एक लिविंग स्टैंडर्ड के हिसाब से कोई मिनिमम वेजेस या मिनिमम ऑनरेरियम फिक्स किया जाए, तो वो होना चाहिए, उसमें कोई डाउट नहीं है। सीनियर्स जो अच्छा करें प्रोफेशन में, उनको जूनियर्स को पे करना चाहिए। फिर भी एक स्ट्रगल पीरियड 2-4-5 साल का तो सबके साथ रहता ही है। और इट इज़ लाइक प्रेगनेंसी पीरियड। आपको 9 महीने निकालने माँ के पेट में, तो निकालना ही है। तो 2-3 साल वकालत में स्ट्रगल करना तो करना ही है। वहाँ की पेशेंस, वहाँ की मेहनत, वो लाइफ लॉन्ग काम आएगी। अच्छा। तो वो अब तो कह ही सकता, पर क्या होता है, अब यंग लॉयर्स, बॉयज़ एंड गर्ल्स जो आते हैं, वो आप देखते हैं आजकल अच्छे लॉ स्कूल से निकलते हैं, सीधे कॉर्पोरेट सेक्टर्स में जाते हैं, अच्छी तनख्वाह पाते हैं, पर वो कॉज सर्व नहीं हो रहा है जो अच्छे वकीलों को लिटिगेशन सिस्टम में सर्व करके करना था। लीगल प्रोफेशन में एक कहावत है अभिषेक जी, देयर इज़ ऑलवेज क्राउड एट द बॉटम बट रूम एट द टॉप। तो वो जो ये कुतुब मीनार चढ़नी पड़ती ना, उस क्राउड में से ऊपर जाने के लिए, वो मेहनत का ही रास्ता है। तो उस क्राउड में से निकलने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और अगर आप मेहनत करते हैं तो इस प्रोफेशन में फेल होने का कोई गुंजाइश ही नहीं है।
And once you start flying, as our seniors told us, sky is the limit. Sky is the limit. I think this is a very important lesson for all the young lawyers, young CAs out there, जो भी अपना जर्नी कुछ साल एक्सपीरियंस है उनका, या बढ़ रहे हैं या पढ़ भी रहे हैं. आपको कभी सर ऐसा लगा हो कि यस दिस थिंग हैज़ मेड माई डे टुडे, आज मैं इस चीज़ की वजह से बहुत खुश हूँ या इस फैसले की वजह से बहुत खुश हूँ? ऐसा तो कोई विशेष तो कुछ नहीं लगा, बिकॉज यूँ कहने को तो डेटा से तो आप कह सकते हैं कि लगभग मैंने 16 साल में 50,000 फैसले लिखे हैं. 50,000 फैसले, 50,000 मेन केसेस, नॉट इंटरिम एप्लीकेशंस. और मेरी जानकारी में 50,000 में से कम 10-12 हज़ार तो अपील सुप्रीम कोर्ट गई होगी, पर सिर्फ 2 फैसले ऐसे हैं जो मेरा मत और सुप्रीम कोर्ट का मत डिफरेंट रहा. बाकी कम से कम 10,000 सील ऑफ अप्रूवल वहाँ से लग के आई कि फैसला ठीक है. तो ये खुद एक सेटिस्फेक्शन ये देता है कि भाई आपने जो काम किया आपने ईमानदारी से सोच समझ के किया है, रीजंस ठीक लिखे हैं आपने. बिल्कुल सही बात. तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कहता है आपको ये गलत है. सर अभी जैसे हमको पता है कि आपका नया पड़ाव आया है एंड आप आर्बिट्रेशन में हैं अभी. जी. तो उसमें क्या कर रहे हैं सर, आप थोड़ा सा अगर बताना चाहें तो. आर्बिट्रेशन, जिसको हम ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सिस्टम बोलते हैं, ADR, एक बहुत इम्पॉर्टेंट ये है तरीका जो कोर्ट के बाहर उस सिस्टम से आपको वही न्याय मिल सकता है जो कोर्ट में बहुत ज़्यादा लंबे समय में शायद मिलता. अच्छा. तो आर्बिट्रेशन और मीडिएशन 2 इम्पॉर्टेंट ADR के तरीके हैं. मीडिएशन तो वो होता है जिसमें पार्टीज़ कोर्ट में जाने से पहले भी या कोर्ट में रहते हुए भी रेफ़र करवा के मीडिएशन विंग में आ सकते हैं, मीडिएशन सेल में आ सकते हैं. वहाँ दोनों पक्षों को बिठा करके, ट्रेंड मीडिएटर्स जिनमें मैं भी हूँ, मेरी वाइफ भी हैं, तो हम पार्टीज़ को समझाने की कोशिश करते हैं भाई कि आपके डिस्प्यूट के ये पॉइंट्स हैं, ये कानून है, और कोर्ट में आपको इस तरह की हर्डल्स आएगी या इस तरह का रिलीफ मिल सकता है. अपोजिट पार्टी का ये कहना है, उनके ये पॉइंट्स हैं, चांसेस ऑफ सक्सेस ऑफ योर केस आर एस्टिमेटेडली 50-50 या 60-40 या 70-30. पर इसको पाने में आपको जो समय लगेगा उस समय की भी कीमत है. बिल्कुल ठीक है. तो आप उस अपना इंटरेस्ट थोड़ा सेक्रीफाइस करके आप यदि आप ये सेटलमेंट करते हैं, एमिकेबल सेटलमेंट जिसको हम कहते हैं, मीडिएशन सेटलमेंट, वो अगर करते हैं तो सारे कोर्ट के मुकदमे ख़त्म हो जाएंगे, आपका खर्चा बच जाएगा, आपका टाइम बच जाएगा, जिसकी भी वैल्यू है. और इस सेटलमेंट को हम कोर्ट में ले जा करके इस पर डिक्री की सील लगवा देंगे तो आपका ये बाइंडिंग फैसला हो गया, दोनों पक्षों के लिए लगभग फेवर में हो गया. तो इसको विन विन सिचुएशन बोलते हैं. तो ये मीडिएटेड सेटलमेंट्स का एक बहुत, जो अब मीडिएशन एक्ट भी 2023 बन गया है हिंदुस्तान में, मीडिएशन का ज़माना बहुत पुराना है, होता रहा है. और एक तो हुआ मीडिएशन, दूसरा हुआ आर्बिट्रेशन. आर्बिट्रेशन में भी एडजुडिकेशन प्रोसेस है, दोनों पक्षकार आपके सामने अपना स्टेटमेंट ऑफ केस देते हैं, क्लेम काउंटर क्लेम होता है, डिफेंस होता है, एविडेंस होती है. एक सिविल कोर्ट की तरह आप उसको एविडेंस को एडजुडिकेट करते हैं और उसका अपना फैसला देते हैं. उसकी कीमत या उसका अवार्ड जिसको बोलते हैं वो भी सिविल डिक्री की वैल्यू है. उसका चैलेंज हो सकता है कोर्ट में, वो सेक्शन 34 एंड 37 में बहुत लिमिटेड ग्राउंड्स में होता है. तो लगभग वो फैसला उस लेवल पे फाइनल हो जाता है. आर्बिट्रेटर करता कौन है? पार्टीज दोनों एग्री करके सेलेक्ट भी कर सकती हैं. पैनल्स ऑफ आर्बिट्रेटर्स बने हुए हर कोर्ट में भी, हर इंटरनेशनल फोरम्स पे भी. उसमें अपनी क्वालिफिकेशन और सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से अपना पैनल एम्पैनलमेंट कराइए. मोस्टली फॉर्मर जजेस, डिस्ट्रिक्ट जजेस, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जजेस एंड इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट, दे ऑल्सो गेट एम्पैनल्ड. तो जिस सब्जेक्ट का वो केस होता है उसके हिसाब से आपको केस रेफर किया जा सकता है. और अगर पार्टीज डिसाइड नहीं करती तो सेक्शन 11 में कोर्ट आर्बिट्रेटर आपको नियुक्त कर सकता है. देन योर प्रोसेस स्टार्ट्स एज ए सिविल कोर्ट. तो वो क्योंकि आर्बिट्रेशन एक्ट 1996 का है, उसमें उसको अवार्ड को सेटिस्फाइड होने का बहुत कम चांस होते हैं. तो एक बहुत, और उसमें साल भर का लिमिटेशन है. तो साल भर में जो आपको फैसला मिल सकता है वो आपको वहाँ 15 साल में भी नहीं मिलेगा. अच्छा. तो ये ADR विंग बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं समझता हूँ, और हर जगह प्रोविज़न है, कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट में, सेक्शन 8 ऑफ द आर्बिट्रेशन एक्ट में है कि कोर्ट्स शुड रेफर द केसेस टू द आर्बिट्रेटर बिफोर लिटिगेशन स्टार्ट्स और इज ऑन द वे.
तो इसका जो मेन फ़ायदा ये होता है कि टाइम लिमिट हमारी बहुत कम हो जाती है, जो हमको नॉर्मल कोर्ट में शायद 10-15 साल लग जाएं, वो यहाँ पे 1 साल में हमको। भाई आप कोर्ट में 100 केस में से आप एक हैं, बिल्कुल ठीक बात। आर्बिटर के सामने तो एक ही केस और आप ही 2 पक्षकार हैं, तो टाइम की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है ना उनके पास। बिल्कुल तो सही। इस तरह से इस प्रोसेस को मेरे ख्याल से काफ़ी इनक्रेज किया भी जा रहा है, पर कुछ उसके नेगेटिव फॉलोअर्स भी सामने आने लगे हैं। थोड़ा कॉस्टली होने लगा है, जो फीस पेबल होती है आर्बिट्रेटर्स को वो एडॉक बेसिस पे होती है और शेड्यूल 4 के हिसाब से होती है, तो इतनी ज़्यादा भी नहीं है, पर कुछ टाइम लगता है और कुछ कोर्ट का वापस उस पर सेक्शन 34 में अगर इंटरफेरेंस हो जाता है तो समय लंबा हो सकता है। वो नहीं होना चाहिए, आइडियली स्पीकिंग इट शुड नॉट हैपन। सो दीज आर 2 मेथड्स ऑफ ADR विच नीड्स टू बी एनकरेज। अगर जुडिशरी का वर्कलोड जिसकी आप बात कर रहे हैं, आज 5 करोड़ मुकदमे हैं, तो 5 करोड़ में से मैं समझता हूँ एस्टिमेटेड अगर ब्रॉड भी कोई लगाए तो कम से कम 1.5-2 करोड़ मुकदमे सिविल साइड के तो मीडिएशन और आर्बिट्रेशन से 1-2 साल में तय हो सकते हैं, जहाँ संभावना 15-20 साल की है। अदरवाइज कई जगह आजकल एग्रीमेंट में भी लिखा होता है कि टू बी सेटल्ड बाय आर्बिट्रेशन इज नेसेसरी। Arbitration. सेक्शन 7 ऑफ द एक्ट रिक्वायर्स एन रिटन क्लॉज ऑफ आर्बिट्रेशन इन द एग्रीमेंट इटसेल्फ। वो ज़रूरी है, तो ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स कंटेन दैट क्लॉज नाउ। तो आर्बिट्रेशन में भी वकील की ज़रूरत पड़ती है, जनरली रहती है, बिकॉज केस का प्रेसिडेंट वो दैट टू सेव टाइम। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, वकील होना ही चाहिए, पार्टीज खुद भी कर सकती है। अच्छा, बट एक लीगल टर्मिनोलॉजी, लीगल एविडेंस का तरीका वगैरह जो समझने का तरीका और है, आर्बिट्रेशन वाला कहाँ चैलेंज हो सकता है, हाई कोर्ट में या इवन? वो कमर्शियल कोर्ट की भी में भी हो सकता है और हाई कोर्ट में भी होता है। अच्छा, दोनों जगह उसकी डिपेंडिंग ऑन दी क्वांटम जो है उस पर डिपेंड करता है। आप अभी सर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में भी कुछ कर रहे हैं? मैं एम्पेनल में हूँ, कुछ केसेस पाइपलाइन में है मेरे पास आने वाले हैं, सिंगापुर, दुबई के। अच्छा। तो वो तो बहुत डिमांडिंग जॉब इसलिए है कि वहाँ टाइम फ्रेम्स को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। आपको वीकली मीटिंग्स करनी पड़ेगी, आपको वर्चुअल मीटिंग्स करनी पड़ेगी, आपको एविडेंस को इस तरह से देखना है, करना है, वो सब स्टैंडर्ड सेट है सिंगापुर। दैट मीन्स आपको इंटरनेशनल लॉ के बारे में भी जानकारी। आप जिस कंट्री की पार्टीज हैं उनका लॉ भी पढ़ना पड़ेगा, गवर्निंग लॉ एप्लीकेबल एग्रीमेंट में क्या लिखा वो पढ़ना पड़ेगा, वहाँ के वकीलों को सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जैसे आपने कहा स्टूडेंट ऑफ लॉ हमेशा सीख ही रहे तो आप अगर ये मानते हैं कि मुझे सीखने की चाह होनी चाहिए, आप में सीखने की चाह जब तक आप में जान है तब तक रहनी चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है सर। इतना अचीव करने के बाद भी ये ग्रोथ का नया चैप्टर है आपका, और आप उसमें आगे पीसफुली है। देखिए लाइफ में आप, मेरे को कोई ऐसा इंस्टेंस ऐसा नहीं आता जब मैं बहुत लंबे समय तक परेशान या दुखी रहा हूँ। अब ये ईश्वर की कृपा ही कहेंगे। और तो सर जब भी कभी परेशानी आई हो, हाउ डू यू हैंडल दैट? उसमें रिलीजियस करते हैं या अपने आप? ये भी एक बहुत अच्छा प्रश्न भी है, और इसका ईश्वर की अगेन कृपा से ही हमने एक छोटा, हमारा ऑफिस बिल्डिंग 4 फ्लोर का है, उसकी छत पे एक छोटा जैन टेम्पल हमने क्रिएट किया। अच्छा। और एक बहुत अच्छे जैन आचार्य हैं, उनके संपर्क में आने से ये सब संभव हुआ। और स्पिरिचुअलिज्म हम दोनों का और सारे परिवार का अब सुबह का 1-1.5 घंटा भगवान के समक्ष बीतता है, पूजा पाठ में बीतता है। तो वो सेटिस्फैक्शन है, जो खुशी है, आनंद है, वो तो निर्वचनीय है। तो ये स्टार्टिंग से ही है सर आपके साथ में? हाँ, ये माता पिता के संस्कार, बचपन से ही मंदिर तो जाते ही रहे जी। तो जब भी कभी कोई परेशानी आई, संकट आया, तो आपको बिल्कुल वहाँ सॉल्यूशन शांति मिलती है। गीता का भी यही सार है ना। बिल्कुल सर। आप गीता का कोई पृष्ठ खोल लीजिए, आपको सॉल्यूशन ही मिलता है वहाँ पे। सर आई थिंक हमने मोस्टली तो सब कवर कर ही लिया होगा, लेकिन बस एक चीज़ है कि अगर आप बाकी लोगों को कुछ वो देना चाहें, जो स्टूडेंट्स हों उनको कुछ अगर, या अपने क्लाइंट्स हों उनको कुछ अगर आप बताना चाहें, तो ऐसा क्या है जो आप बताना चाहेंगे? Message to younger generation, yes. Especially on growth. With my experience at 65 years of age, I think I can give this kind of message. And पहली बात तो अगर आपने CA और लॉ दोनों किया है तो लीगल प्रोफेशन को भी एक ऑल्टरनेटिव के रूप में ध्यान में रखिए। और मेरा ये मानना है अभिषेक जी कि CA और लॉ करने के बाद अगर आप लॉ की प्रैक्टिस करते हैं तो
आप यू एड वैल्यू टू दिस प्रोफेशन. Besides 5 years law graduation schools now which are there, I think CA law combination can provide a very good value addition to legal fraternity. They can add meaningful lawyers. और जिस तरह इकोनॉमिक लॉज का और कॉन्ट्रेक्चुअल लॉज का और बिजनेस लॉज का लिटिगेशन और डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कोर्स में आ रहा है, उसके लिए ऐसे अच्छे कॉम्पिटेंट लॉयर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहेगी. जब हमने सीए करके लॉ ज्वाइन किया 1984 में, तब तो ऐसा लिटिगेशन भी बहुत ज़्यादा नहीं था और संख्या भी बहुत कम थी. अब काफ़ी सीए करने लगे हैं. तो मैं सीए इंस्टीट्यूट की जब भी प्रोग्राम में जाता हूँ वहाँ ये ज़रूर कहता हूँ बात कि अगर आपका लीगल प्रोफेशन में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ कीप दिस इन माइंड एंड ट्राई टू बिकम ए लॉयर एंड गॉड विल बी विद यू, यू विल नेवर रिग्रेट दिस डिसीजन. नंबर 1. नंबर 2, चाहे आप सीए का प्रोफेशन कर रहे हो, चाहे लॉ प्रोफेशन कर रहे हो, या फॉर दैट मैटर आप डॉक्टर भी हो, कोई भी प्रोफेशन कर रहे हो, आपका डेडिकेशन और सिंसियरिटी एक बहुत बड़ी ट्रेट है, एक करेक्टरिस्टिक्स है जो आप में होनी चाहिए. आज के इस जो आप कहते हैं संसार में मनी रेस या मैड रेस जो देखते हैं वो पीस से दूर ले जाती है आपको, जिसकी बात हम कर रहे हैं. तो वो आपको अपने मॉरल्स को शायद एक तरफ रखने के लिए मजबूर करती है. वहाँ आपका एक चैलेंज आपके दिमाग में हमेशा आता है कि मैं ये करूँ या ये करूँ, इसमें पैसा ज़्यादा इधर का कर लूँ, ये फ़ायदा मुझे देगा, या इधर करूँ जहाँ पैसा तो शायद कम मिलेगा पर एक पीस ऑफ माइंड रहेगा. तो आप ईश्वर को साक्षी मान के वो रास्ता ये वाला चुनिए. देखिए, भाग्य बहुत बड़ी चीज़ है और पैसा और वेल्थ और पीस ऑफ माइंड, इसमें भाग्य का भी बहुत पुण्य की कमाई जो कहते हैं ना, उसका भी बहुत बड़ा रोल है. तो आप अगर टेम्पररी शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए आपका मॉरल छोड़ करके आप पैसे के पीछे भाग रहे हैं, तो आप ग्रोथ और पीस दोनों लूज कर रहे हैं मेरे हिसाब से. और अगर आप सिंसियरिटी और ऑनेस्टी का रास्ता चुन रहे हैं, यू आर ऑलवेज एट क्रॉस रोड्स. ज़िंदगी में कई ऐसे मौके आते हैं जब आप क्रॉस रोड्स में से एक रास्ता चुनने के लिए होते हैं. तो आप अच्छा रास्ता चुनेंगे तो आगे जाके उसका फल भी आपको अच्छा ही मिलेगा. ये पुरानी, चाहे महाभारत कहिए, चाहे गीता कहिए, चाहे जैनोलॉजी कहिए, कुछ भी कहिए, उसको सब धर्मों का संदेश यही है. बिल्कुल सही बात है. तो ये यंगर जनरेशन को आज के इस दौड़ में शामिल हो भी जाओ तो अपना करेक्टर लूज़ मत करो, अपनी सिंसियरिटी और ऑनेस्टी लूज़ मत करो. ये अगर आप रखोगे तो आपके जो भाग्य में आपका पीस, ग्रोथ, मनी, वेल्थ, परिवार, शांति सब मिल ही जाना है. स्पेशली जब आप जज बनते हैं, जैसे आपने अभी बताया सर, तो ये तो बहुत है ही कि वकील की जो इनकम हो सकती है वो और जज में कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि वो तो प्रैक्टिस कर रहे हैं एंड जस्टिस की तो वही सैलरी है. बट जो उनको शांति मिलती है जब वो सोसाइटी को वापस अपना गिव बैक करते हैं. हाँ, तो वो अगर आपने सोच लिया भी मेरे को एक कंफर्टेबल मकान रहने के लिए, खाने को 2 टाइम रोटी है और अच्छा परिवार है, बच्चे अच्छे पढ़ लिख रहे हैं, तो फिर इतनी तो आपको जजशिप में तनख्वाह भी मिल जाती है आराम से कि आप सब मेंटेन कर सकें. और अब तो अच्छी तनख्वाह मिलती है. हमने वो भी ज़माना देखा जब 3 जज एक गाड़ी में आते थे कोर्ट, और हम सबको तो एक गाड़ी मिली अलग से. तो ये वेयर डू यू ड्रॉ योर सेटिस्फैक्शन लाइन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. करेक्ट सर. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ ग्रोथ विद पीस. एंड आपके जो आदर्श हैं, हम चाहेंगे कि सारे हमारे दर्शक उस पर चलें और काफ़ी कुछ सीखें. थैंक यू वेरी मच अभिषेक जी, आई एम ग्रेटफुल टू यू. आपने बल्कि ये मौका दिया. पॉडकास्ट आजकल इन वोग है, पर इससे ये कोई पर्सनल अचीवमेंट नहीं है, बट एक थॉट शेयर करने का बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म आप देते हैं, और उसके लिए आप साधुवाद और धन्यवाद के पात्र हैं. आई एम वेरी हैप्पी दैट आई कुड बी ए पार्ट ऑफ दिस. थैंक यू सर.